फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 23 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर के जो हिंदू एनालिसिस है उसके सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे नोट्स में सबसे खास बात क्या है, वहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको सारे नोट्स डेली हैंड रिटर्न नोट्स मिलेंगे। वो बहुत ही सिंपल ईजी फॉर्मेट में होंगे और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। चलो फाइनली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला है गगनयान टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल, यानी गगनयान की जो टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल हो गई है 21 अक्टूबर को। जो गगनयान की टेस्ट फ्लाइट थी, तो गगनयान के अंदर 3 टेस्ट होंगे। 3 टेस्ट इन द सेंस गगनयान मिशन के 3 पार्ट है। पहले मिशन में टेस्ट फ्लाइट हो गई, दूसरे में एक व्योम नोट, एक जो रोबोट होता है उसको भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, और तीसरे नंबर पे इंसान को भेजा जाएगा। और इंसान स्पेस में 5 से 6 दिन रहकर फिर पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि कल क्या टेस्टिंग की थी, किस तारीख को हमने, तो 21 तारीख को ये टेस्टिंग की कि जो भी गगनयान है उसके अंदर ऐसी कंडीशन बनाई गई कि गगनयान अगर टेस्ट करते टाइम पे, या गगनयान को जब हम पृथ्वी से यहाँ से छोड़ रहे होंगे, तब अगर अचानक उसमें कुछ विस्फोट हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो जो अंतरिक्ष यात्री है, जो स्पेस के अंदर जाने वाले यात्री है, उनको सही से उतारा जा सके। तो इसलिए इसके अंदर इसकी टेस्टिंग हो गई है और ये टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई है। तो अभी हम टॉपिक देख लेते हैं कि हमारे लिए गगनयान टॉपिक समझ लेते हैं। सबसे पहले गगनयान मिशन, तो ये पहला अनमैन्ड मिशन ऑफ इंडिया। इंडिया का अनमैन्ड मिशन है, पहला अनमैन्ड मिशन, जहाँ पर हम इंसान को भेजने वाले हैं बाई इसरो के द्वारा। गगनयान का शेड्यूल कैसे होगा, 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू ऑर्बिट, ठीक है। उसमें से दो अनमैन्ड होगी और एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। दो तो अनमैन्ड होगी जिसके अंदर इंसान नहीं होंगे, लेकिन एक जिसमें ह्यूमन बीइंग होगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग ए वुमन। उसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट होंगे जिसके अंदर से एक वुमन होगी। इट विल सर्कल अर्थ एट ए लो अर्थ ऑर्बिट फॉर 5 to 7 डेज, और ये सर्कल करेगी अर्थ के चारों तरफ एट ए लो अर्थ ऑर्बिट। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है अर्थ के चारों ओर, उसमें 5 से 7 दिन तक सर्कल करेगी। और एक व्योम मित्रा, याद रखना, फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है, जिसको सेकंड टाइम भेजा जाएगा। पहला टाइम हो चुका है, अब सेकंड टाइम भेजा जाएगा। और पेलोड क्या होता है, जिसके थ्रू इसको भेजा जा रहा है, उसके अंदर एक तो क्रू मॉड्यूल होगा, एक सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल का काम क्या होगा, स्पेस क्राफ्ट जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स बैठे होंगे क्रू मॉड्यूल में, और सर्विस मॉड्यूल पावर्ड बाई 2 लिक्विड प्रोपेलेंट मॉड्यूल के द्वारा उसको पावर किया जाएगा। और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, वो क्रू मॉड्यूल को चारों तरफ घुमाएगा, और उसके बाद क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएंगे, और क्रू मॉड्यूल कहाँ गिर जाएगा, पृथ्वी के अंदर उसको छोड़ दिया जाएगा, और धीरे धीरे समुद्र के अंदर आएगा। और उसके बाद उसमें से उससे इंसानों को मतलब बहुत ही सावधानी से बाहर निकाल लिया जाएगा उस क्रू मॉड्यूल से। अब लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ किया जाएगा गगनयान के अंदर, तो लॉन्च व्हीकल है GSLV MK3। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, GSLV MK3 को लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया जाएगा, LVM और लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है। अभी गगनयान टेस्ट फ्लाइट तो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इजिप्ट से क्या हो रहा है कि जो हमारी गाजा पट्टी है वहाँ पर सहायता, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो क्या इजिप्ट कैसे सहायता प्रोवाइड करता है, तो इजिप्ट के अंदर और गाजा पट्टी के बीच में क्रॉसिंग है, उसका नाम है रफा क्रॉसिंग, उसके थ्रू सहायता पहुंचाई जा रही है। तो आज का टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट हो गया, रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो साउथर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट, जो साउथर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट है कहाँ का, गाजा से, गाजा स्ट्रिप से। एंड इट शेयर ए बॉर्डर विद इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला, जो इजिप्ट की सिनाई पेनिनसुला है उससे इसका बॉर्डर शेयर होता है। हमने सिनाई पेनिनसुला पर भी ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। क्रॉसिंग इज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट, इजिप्ट के द्वारा क्रॉसिंग को कंट्रोल किया जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि इजिप्ट को कौन कंट्रोल करता है, तो मतलब क्रॉसिंग को कौन कंट्रोल किया जाता है, रफा क्रॉसिंग को इजिप्ट के द्वारा। इट इज़ ओनली एग्जिट दैट डज नॉट लीड टू इजरायली टेरिटरी, यानी ये ऐसा, यह ओनली एग्जिट है जो कि इजरायली टेरिटरी को लीड नहीं करता है। ये इजरायली टेरिटरी से इसका कोई संपर्क नहीं है। ये रफा क्रॉसिंग बिल्कुल अलग है, जो कि इजिप्ट की द्वारा कंट्रोल किया जाता है। 2 अदर क्रॉसिंग फॉर इन एंड आउट ऑफ गाजा, गाजा से आने जाने के लिए 2 और क्रॉसिंग है। क्या नाम है उनका, एक तो इरेज क्रॉसिंग, एक करेम सलेम क्रॉसिंग। इरेज क्रॉसिंग का है नॉर्थ में लोकेट है, और करेम सलेम क्रॉसिंग साउथ के अंदर लोकेट है, और उसको कौन कंट्रोल करता है, इजराइल के द्वारा। और अभी ये दोनों बंद है, इसलिए इजिप्ट के थ्रू जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लो। एनजीटी पुल्स ऑफ पंजाब दिल्ली ओवर बेड एयर वायोलेट ऑफ ग्रेप नॉर्म्स। अब इस चीज़ को समझ लेना, नेशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने पुल्स अप किया है पंजाब दिल्ली को, ओवर बेड एयर के लिए उन्होंने बोला है वायोलेशन ऑफ ग्रेप नॉर्म्स, और ग्रेप नॉर्म्स का वायोलेशन बताया। तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है, हमारे लिए ये काम की न्यूज़ नहीं है कि दिल्ली पंजाब में क्या हो रहा है, हमारे लिए काम की न्यूज़ है कि ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है। तो सबसे पहले ग्रेप नॉर्म्स को पढ़ लेते हैं। ये एक सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स है जिसका काम क्या होगा, प्रिवेंट करना फर्दर डिट्यूरेशन ऑफ एयर क्वालिटी, यानी एयर क्वालिटी का जो फर्दर डिट्यूरेशन होता है, ऑलरेडी एयर क्वालिटी पहले से ख़राब है लेकिन उसका फर्दर डिट्यूरेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ इमरजेंसी मेजर्स का सेट लेकर आया गया है। वंस इट टीचेज थ्रेशोल्ड इन दिल्ली एनसीआर रीजन, दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर जब एक सीमा पर पहुंच जाएगी, उसके बाद उसका फर्दर डिट्यूरेशन नहीं हो किसका, एयर क्वालिटी का, उसके लिए कुछ इमरजेंसी नॉर्म्स को लाया गया है, उसको बोलते हैं ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। उसमें 4 टाइप के नॉर्म्स होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 में, अभी आपको समझाऊंगा वो। इसको अप्रूव किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया था 2016 के अंदर। याद रखना केस क्या है, अमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का केस है, और इसको नोटिफाई कब किया गया, 2017 के अंदर। इसके अंदर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट ने ही एक बॉडी को अपॉइंट किया था जिसका नाम है एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी।
जिसका काम क्या था, वो ऑर्डर करती थी स्टेट्स को इम्प्लीमेंट ग्रेप नॉर्म्स को। ये 2020 तक की बात है और 2020 में इस एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, नाम याद रखना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM 2020 में रिप्लेस किया गया और 2021 से ये CAQM जो बॉडी है वो इम्प्लीमेंट कर रही है जी ये ग्रेप नॉर्म्स को, ठीक है, ग्रेट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को। CAQM रिलाइज ऑन एयर क्वालिटी, CAQM का क्या उद्देश्य है, वो एयर क्वालिटी पर रिलाई करती है एंड मेट्रियोलॉजिकल फोरकास्ट करती है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट। वो CAQM का डेटा कहाँ से उठाया जाता है, तो CAQM अपना डेटा उठाता है एक तो एयर क्वालिटी एंड मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट का जो डेटा होता है उस पर रिलाई करता है किसके द्वारा, एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जो ये डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो डेटा दिया जाता है उस पर रिलाई कौन करता है, CAQM। ये 4 स्टेजेज होती है इसके अंदर ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंदर। मैं आपको समझा देता हूँ, उससे पहले स्टेज 1 और 2 3 4 को पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है, तो सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है, एक इंडेक्स होती है जिसका काम क्या होता है, एयर क्वालिटी को रिपोर्ट करने के लिए। ये हेल्थ इफेक्ट पर फोकस करती है, ठीक है। इसके अंदर 8 पोल्यूटेंट पर ध्यान दिया जाता है, एक तो PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लीड। इस तरह ये 8 टाइप के जो पोल्यूटेंट है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स इन 8 पोल्यूटेंट पर कंसिडरेशन करती है और उसके बाद एयर क्वालिटी का स्कोर दिया जाता है। अब आप एक चीज़ समझिए कि वाई हमको ये जानना जरूरी कि ये 8 पोल्यूटेंट, क्योंकि इसका UPSC में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि 3 जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे दिया था, सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया था, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया, प्लस एक और मतलब एक पोल्यूटेंट और दे दिया। तो हमको पूछा गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर किन पोल्यूटेंट पर ध्यान दिया जाता है, तो हमको क्या लिखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पर ध्यान दिया जाता है। इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ में हेल्थ इंपैक्ट भी समझ लो। हेल्थ इंपैक्ट के अंदर क्या होता है, गुड 0 से 50। देखो हेल्थ इंपैक्ट के अंदर क्या होता है, एक तो गुड होता है 0 से 50, एक सेटिस्फैक्ट्री होता है 51 से 100, एक मॉडरेटली पोल्यूटेड होता है 101 से 200। तो अभी समझो, सबसे पहले ये 8 पोल्यूटेंट के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, क्या डिसाइड होगा, एक तो 8 पोल्यूटेंट डिसाइड कर लेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्कोर कैसे क्या होगा। उसके बाद हेल्थ इंपैक्ट सबसे अगर गुड है, एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड है, उसका मतलब स्कोर कितना है 0 से 50। याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। मिनिमल इंपैक्ट हेल्थ पर बहुत कम इंपैक्ट होगा। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री, इसका मतलब हो गया कि 51 से 100 स्कोर मिला है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट, अगर कोई सेंसिटिव पीपल है, सिर्फ सेंसिटिव पीपल को माइनर मतलब ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट होगी। अगर कोई स्वस्थ आदमी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो 51 से 100 के अंदर कोई चिंता की बात नहीं है। मॉडरेटली पोल्यूटेड है, तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि लंग डिसीज पेशेंट है उसको इश्यू हो सकता है, बाकी और स्वस्थ व्यक्ति को कोई इश्यू नहीं होगा। उसका स्कोर है 101 से 200 एयर क्वालिटी का। उसके बाद यार ये चीज़ें ध्यान रखना, पुअर, वेरी पुअर और सीवर। पुअर का होता है 201 से 300, वेरी पुअर का होता है 301 से 400 का स्कोर, सीवर का होता है 401 से 500 का स्कोर। तो पुअर के अंदर क्या होगा, जो ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट, कोई हार्ट डिसीज पेशेंट है तो उसको ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट, श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है पुअर के अंदर। वेरी पुअर के अंदर स्वस्थ व्यक्ति हो, अस्वस्थ व्यक्ति हो, कोई भी हो, उनको रेस्पिरेटरी इलनेस स्टार्ट होने के चांसेस है। और उसके बाद सीवर, सीवर के अंदर तो हेल्थी पीपल कैन हैव सेवरल हेल्थ इंपैक्ट, यानी उनको बहुत गहरे हेल्थ इंपैक्ट हो सकते हैं। कोई एकदम स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी बहुत गहरे हेल्थ इंपैक्ट हो सकते हैं सीवर व्यक्ति के अंदर। और वेरी पुअर के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, यानी श्वसन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो तीनों चीज़ों में पुअर, वेरी पुअर और सीवर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इफेक्ट्स ज़्यादा है। तो ये तो हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमने समझ लिया है, 201 से 300, 301 से 400 और 401 से 500। अब जो स्टेज 1 2 3 4 जिसके अंदर ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन जो मेजर्स है, जो हमारी ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसके अंदर बस स्टेज 1 2 3 4 4 स्टेज होती है। तो वो किसको, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 201 से 300 है, मतलब क्या होगा, पुअर क्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी है स्टेज 1 के अंदर, तो क्या होगा, कंट्रोल ऑन ओवर एज व्हीकल, यानी ऐसे व्हीकल जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए उन पर कंट्रोल किया जाएगा स्टेज 1 के तहत। स्टेज 2 के अंदर वेरी पुअर, जिसका मतलब क्या है 301 से 400, उसके अंदर रेगुलेटेड ऑपरेशन किया जाएगा डीजल जनरेटर्स का, अगर हवा एयर की क्वालिटी इतनी है तो। स्टेज 3 समझ लो, सीवर, यानी 401 से, अब इसमें भी दो है, 400 से ऊपर सीवर होता है, तो उसके अंदर इन्होंने 2 ब्रेकअप में बांट दिया, एक तो 401 से 450, एक 450 से ऊपर, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, सीवर। रेस्ट्रिक्शन ऑन BS3 पेट्रोल, जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 व्हीलर से उनको सर्टेन एरिया में रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा अगर सीवर इफेक्ट है। और अगर 450 से ऊपर है तो आउटसाइड सारे व्हीकल क्लोज, बहुत ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शन। मोर देन 450 से तो सीवर। उसके अंदर जो आउटसाइड दिल्ली व्हीकल है, याद रखना, आउटसाइड दिल्ली व्हीकल से आर नॉट अलाउड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो, दिल्ली के बाहर की कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन BS3, मतलब स्टेज 3 समझ में आ गया। स्टेज 4 पर आउटसाइड जो भी दिल्ली व्हीकल है वो अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर, एक्सेप्ट EV अलाउड है, CNG व्हीकल अलाउड है, लेकिन बाहर की कोई व्हीकल नहीं होंगे स्टेज 4 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बटरफ्लाई मेक्स ए रेयर कॉल इन हिमाचल प्रदेश। तो पॉइंट ब्रस्ट स्विफ्ट, तो एक बटरफ्लाई का नाम है क्या है, पेंट ब्रस्ट स्विफ्ट, याद रखना। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बेरिस्पेरी
और ये किस फैमिली से है, तो हेस्पेरिडे फैमिली से। अगर क्वेश्चन आता है कि पेंट प्लस स्विफ्ट किस फैमिली से है, तो हेस्पेरिडे फैमिली से, उसका साइंटिफिक नेम है बोरिस फेरी। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो। एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो अंडरगो मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेज। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, तो बर्ड फ्लू भी बोला जाता है उसको। बर्ड फ्लू का काम क्या होता है, वाइल्ड गीज इन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर क्रोच, केरला के अंदर डक्स और हरियाणा के अंदर बर्ड्स। इस टाइप के, एक तो हिमाचल प्रदेश के अंदर वाइल्ड गीज होता है, एक राजस्थान एमपी के अंदर क्रोच होते हैं, एक केरला के अंदर डक्स होते हैं, एक हरियाणा के अंदर बर्ड्स होते हैं। तो ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जिसके अंदर मोस्टली बर्ड फ्लू पाया जा सकता है, अभी मतलब पाया जा रहा है। वाइल्ड गीज, क्रोच, डक्स, बर्ड्स, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्रोच के अंदर भी बर्ड फ्लू पाया जाता है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू है, ये एक कंट्री, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कंटिग्यू, याद रखना, कंटिग्यू वायरल डिसीज है, जिसको किसके द्वारा, इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के द्वारा इसको, ये उसके कारण ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और बर्ड फ्लू फैलता है, विच अफेक्ट बर्ड, जो कि बर्ड्स को अफेक्ट करता है। इसके अंदर मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स होते हैं। वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड सच एज डक्स है और गीज, ये ऐसे मतलब बर्ड्स है, ऐसे जानवर बोल सकते हैं इनको, और नेचुरल रिजर्वियर, इनके अंदर नेचुरल रिजर्वियर होते हैं किसका, इन्फ्लुएंजा ए वायरस। एक तो वाइल्ड गीज और एक डक्स। डक्स और गीज के अंदर नेचुरली इन्फ्लुएंजा ए वायरस पाया जाता है। ये वायरस एनिमल से एनिमल में जा सकता है, ये वायरस एनिमल से इंसान में भी जाया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता इस वायरस का। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाएगा तो ये कोविड के टाइप हो जाएगा, ठीक है। इसको बर्ड फ्लू भी बोला जाता है, ये समझ में आ गया है। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1997 में सबसे पहली बार इसको देखा गया था। हांगकांग के अंदर बर्ड फ्लू पाया गया और उस वायरस का नाम क्या था, H5N1। याद रखना, H5N1। H1N1 होता है तो वो किसके लिए, स्वाइन फ्लू के लिए होता है, लेकिन अगर H5N1 है तो वो किसके लिए होगा, बर्ड फ्लू के लिए। उसके बाद H5N2 एंड H9N2, याद रखना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए ये कोडिंग याद रखना, क्योंकि इसका ऑलरेडी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। H9N2। उसके बाद बर्ड्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, नॉट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर बुखार आ जाती है, कफ खांसी होना, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एंटीवायरल ड्रग, स्पेशली ओसेल्टामिविर, ये नाम याद रखना, ओसेल्टामिविर नाम से एक एंटीवायरल ड्रग होती है, वो इंप्रूव करती है प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्वाइवल इन ह्यूमंस। याद रखना, एक तो एंटीवायरल ड्रग होती है ओसेल्टामिविर, वो इंप्रूव करती है प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्वाइवल इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर जो सर्वाइवल का प्रोस्पेक्ट होता है उस, वो इंप्रूव करती है किसको, मतलब एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है ओसेल्टामिविर, वो इंप्रूव करती है प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्वाइवल इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर जो सर्वाइवल्स होता है उसकी प्रोस्पेक्ट को इंप्रूव करने का काम करती है ये एंटीवायरल ड्रग, जिसका नाम है ओसेल्टामिविर, ठीक है। तो ये किसके लिए बनी है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस के लिए। ये चीज़ भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत सिंपल, सारी चीज़ें बहुत ईजी है, बस समझने की देर है। उसके बाद है डैम सेफ्टी एक्ट 2021। तो इंडिया के अंदर ज़रूरत क्या है, अभी एक एडिटोरियल आया है डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, डज इंडिया नीड टू रीलुक द डैम सेफ्टी एक्ट, क्या इंडिया को जरूरत है कि हम डैम सेफ्टी एक्ट को फिर से रीलुक करें। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि डैम सेफ्टी एक्ट होता क्या है, एक्चुअल में डैम सेफ्टी एक्ट की नीड क्यों है, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इंडिया इज़ थर्ड इन द वर्ल्ड इन बिल्डिंग लार्ज डैम्स, यानी हमारे इंडिया के अंदर 6000 से भी ज़्यादा डैम्स है, 6000 से भी ज़्यादा डैम्स। उसके अंदर 1100 डैम्स तो ऐसे हैं, 1100 से भी ज़्यादा डैम्स जो 50 साल पुराने हो गए हैं, और बहुत सारे डैम तो ऐसे हैं जो 120 सालों से भी पुराने हैं, और कुछ एक डैम तो ऐसा है जो 2000 साल पुराना है। तो हमें एक्चुअली नीड है डैम सेफ्टी एक्ट की। और डैम फेलियर्स भी हो जाते हैं, कितनी बार डैम टूट जाते हैं, तो उसके लिए डैम सेफ्टी एक्ट होना चाहिए। लोअर शेल्फ लाइफ ऑफ स्मॉल डैम्स की शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है। उसके अलावा स्ट्रक्चरली वल्नरेबल डैम्स, ऐसे डैम्स जिसको जो स्ट्रक्चरली वल्नरेबल है, समझ रहे हो आप, कि वो जिसका स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, उसके अंदर हमें और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेचुरल एक्टिविटी के कारण डैम फेलियर हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू चलता है, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर ये सारी चीज़ें हैं, उसी के कारण हमको ज़रूरत किसकी है, डैम सेफ्टी एक्ट की। डैम सेफ्टी एक्ट होगा तो हम सारी चीज़ों पर सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे डैम्स को, उसके अलावा रेगुलेट करेंगे उससे रिलेटेड प्रोविजंस को। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि डैम के टूटने के चांस कम है, लॉस ऑफ लाइफ कम होगी, और प्रॉपर्टी का लॉस भी कम होगा। तो इससे पहले आप 3 चीज़ें समझ लो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, टहरीब डैम, हाईएस्ट सबसे ऊंचा डैम कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। कौन सी नदी पर स्थित है, भागीरथी रिवर पर। उसके बाद एक हीराकुंड डैम है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है, लॉन्गेस्ट डैम है, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, याद रखना, सबसे लंबा डैम। और वो कौन सा है, हीराकुंड डैम, ओडिशा के अंदर है, रिवर महानदी पर स्थित है। उसके बाद काला नाई डैम है तमिलनाडु के अंदर, और ये ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, 2000 साल पुराना। और तमिलनाडु के अंदर काला नाई डैम और कावेरी रिवर पे, याद रखना, टहरी डैम, हीराकुंड डैम, काला नाई डैम। टहरी डैम यूके उत्तराखंड के अंदर है, हीराकुंड डैम उड़ीसा के अंदर है, ओडिशा के अंदर है, काला नाई डैम तमिलनाडु में स्थित है। हाईएस्ट डैम टहरी डैम हाईएस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम है, काला नाई डैम ओल्डेस्ट डैम है, टहरी डैम भागीरथी रिवर पर स्थित है, हीराकुंड डैम रिवर महानदी पर स्थित है, काला नाई डैम कावेरी रिवर पर स्थित है। अब इसके बाद डैम सेफ्टी एक्ट के फीचर्स क्या है, तो ये सर्विलेंस करता है, इंस्पेक्शन का काम करता है, ऑपरेशन का काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ ऑल स्पेसिफाइड डैम्स अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के अंदर जितने भी स्पेसिफाइड डैम्स है उसकी सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम डैम सेफ्टी एक्ट करता है। अब स्पेसिफाइड डैम कौन कौन से हैं, तो डैम्स जिसकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है,
और जिसकी हाइट 10 मीटर से 15 मीटर के बीच में, दोनों, अगर जिसकी हाइट 10 से 15 मीटर के बीच में या 15 मीटर से ज़्यादा है तो वो डैम्स कौन से, स्पेसिफाइड डैम्स। और उनका सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम कौन करता है, डैम सेफ्टी एक्ट। उसके बाद एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है किसके लिए, इन डैम्स की सेफ्टी के लिए। अब इंस्टीट्यूशंस को समझ लो, इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, तो 2 नेशनल लेवल पर बॉडीज़, 2 नेशनल लेवल पर बॉडीज़ है और 2 स्टेट लेवल पर बॉडीज़ है इसके अंदर डैम सेफ्टी एक्ट के तहत। पहली बॉडी का नाम है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी विच इम्प्रोवाइज पॉलिसी एंड रेगुलेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। याद रखना, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी पर एक नेशनल कमिटी बनी हुई है। इसका क्या उद्देश्य है, पॉलिसी एंड को इम्प्रोवाइज करना एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को रेगुलेट करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना और पॉलिसीज़ को इम्प्रोवाइज करना, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। और एक है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, उसका वो क्या काम करती है, पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसको, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को। तो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी पढ़ लिया है हमने और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी पढ़ लिया है। उसके बाद 2 स्टेट लेवल बॉडीज़, एक तो स्टेट जो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, पहली स्टेट लेवल पे बॉडी ये है जो सर्विलेंस, इंस्पेक्ट एंड मॉनिटर करेगी डैम्स को स्टेट लेवल पर, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। और एक होता है स्टेट कमिटी, जैसे नेशनल कमिटी ऑन क्या है, डैम सेफ्टी, वैसे स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी सुपरवाइज स्टेट डैम्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। तो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब डैम ओनर्स यानी जो एक्चुअल में डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि सारे डैम्स का काम गवर्नमेंट उनको कंस्ट्रक्ट नहीं करती, जबकि प्राइवेट लोगों को हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो प्राइवेट डैम ओनर्स है उनका, या पब्लिक डैम ओनर्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की अगर कोई कंपनी डैम ओनर्स है तो उन पर ऑब्लिगेशंस क्या है, तो अगर डैम ओनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कंस्ट्रक्शन के लिए, सेफ ऑपरेशन के लिए, सेफ सुपरविजन के लिए, सेफ मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद बिफोर किसके पहले, मानसून सीजन्स के पहले और बाद में, अर्थक्वेक के, तो अगर अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कैलेमिटी आ जाता है, तो वो उसके लिए मेंटेनेंस सुपरवाइज करने के लिए कौन जिम्मेदार है, डैम ओनर्स, उनको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी उस पर। उसके बाद इनके फंक्शंस क्या है, तो वो एक इमरजेंसी एक्शन प्लान को प्रिपेयर करना भी उनके फंक्शंस का पार्ट है। अब ऑफेंस एंड पेनल्टी समझ लो किसके लिए, डैम ओनर्स के लिए। अगर लॉस ऑफ लाइफ हो जाती है, डैम के कारण कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उसके लिए मैक्सिमम 2 साल की जेल का प्रावधान है। अगर डैम ओनर्स की गलती से, उसके प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करने से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 साल के लिए जेल, लॉस ऑफ लाइफ। एंड अगर 1 साल, नॉर्मल केस के अंदर 1 साल जेल, अगर कोई नॉर्मल गलती करते हैं तो। उसके अलावा अदर प्रोविजंस क्या है, तो स्टेट कैन मेक लॉ ऑन वाटर, स्टेट, अब इसके अंदर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, तो वाटर पर कौन लॉ बना सकता है, तो स्टेट बना सकता है, किसमें, एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट, जिसमें वाटर पावर एंड वाटर स्टोरेज भी इंक्लूड है। उसके अलावा पार्लियामेंट डेवलप कर सकती है इंटर स्टेट रिवर वैली, पार्लियामेंट में डेवलप इंटर स्टेट रिवर वैली, यानी अगर कोई इंटर स्टेट यानी ऐसा डैम जो कि 1, 2, 3 स्टेट में बना हुआ है या 2 स्टेट में बना हुआ है, तो इंटर स्टेट रिवर वैली को कौन डेवलप कर सकती है, पार्लियामेंट। उसके अंदर कौन सी एंट्री, एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट। उसके बाद एक रिवर अगर केवल एक ही स्टेट में फ्लो कर रहा है, ओनली 1 स्टेट में एक रिवर फ्लो कर रहा है, केवल 1 स्टेट में, पूरा का पूरा उसकी जो रिवर, ऐसी नदी, तो इट इज़ नॉट, अभी तक इस पर क्लियर नहीं हुआ है कि क्या पार्लियामेंट इसको रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि स्टेट के पास तो पावर है, पर क्या पार्लियामेंट हैज़ द पावर, इस पर अभी भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। ठीक है। अब सिर्फ एक सिंपल टॉपिक और बचा है, डोगरा आर्किटेक्चर की एक न्यूज़ आई है, गेट से रिवाइवल एट जम्मू कश्मीर महाराजगंज। तो जम्मू कश्मीर का जो महाराजगंज है वहाँ पर डोगरा आर्किटेक्चर को रिवाइवल किया जा रहा है। तो अभी डोगरा डायनेस्टी कौन सी है और उससे रिलेटेड एक बॉडी है, याद रखना बहुत सिंपल है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। न्यू दिल्ली के अंदर 1984 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1984 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर। हेरिटेज अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन का काम कौन सी बॉडी करती है, यही बॉडी करती है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। उसके अलावा कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज, जो नेचुरल और इंटेंजिबल हेरिटेज होती है उसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करने का काम कौन सी बॉडी करती है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। याद रखना 2007 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अवार्ड किया था, इस इंटेक बॉडी को, ए स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस। ए स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस किसने दिया था, यूनाइटेड नेशन ने 2007 में। और इसका काम क्या है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। 1984 में स्थापना हुई थी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसकी स्थापना हुई। नाम क्या है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। क्वेश्चन आ सकता है, 3 स्टेटमेंट में स्थापना न्यू दिल्ली में हुई थी 1984, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम इंटेंजिबल हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करना है, और 2007 में यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड दिया है। इसकी जगह 2008 लिखा हुआ जाए तो हमको क्या करना है, उस स्टेटमेंट को रॉन्ग करना है। ठीक है। एक डोगरा डायनेस्टी कहाँ है, तो महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा डायनेस्टी को स्थापना की थी एंड बिकेम द फर्स्ट मोनार्च ऑफ जम्मू कश्मीर किंगडम। जो जम्मू कश्मीर का जो किंगडम है 1846, याद रखना 1846 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा डोगरा डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। और पहले मोनार्च मतलब पहले राजा थे किसके, जम्मू कश्मीर किंगडम के। स्थापना कब हुई, 1846 में, 1846 के अंदर। और इसके लास्ट अंतिम राजा कौन थे, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, याद रखना डोगरा डायनेस्टी का जम्मू कश्मीर की एक
ये डोगरा डायनेस्टी जम्मू कश्मीर से लिंक करती है, तो ये धीरे धीरे, और डोगरा आर्किटेक्चर भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए? डैम सेफ्टी एक्ट पढ़ लिया है, हमने डोगरा डायनेस्टी पढ़ ली है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने बर्ड फ्लू पढ़ लिया है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस पढ़ लिया है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक वैक्सीनेशन का नाम याद रखना, ओसेल्टामिविर एंटीवायरल ड्रग है ये, और इसका स्ट्रेन कौन सा है, तो H5N1, H5N2 और H9N2, और H1N1 किसका होता है, स्वाइन फ्लू का। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लिए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने कौन सी बॉडी पढ़ ली है, मतलब ग्लोबल रिस्पांस एक्शन प्लान भी पढ़ लिया है, साथ के साथ ही CAQM का मतलब CAQM को पढ़ लिया है, एक एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी को पढ़ लिया है। CAQM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CAQM की फुल फॉर्म एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पढ़ लिया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्थापना कब हुई थी इसकी, 2020 में, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। गगनयान मिशन को भी पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, आपको सिंपल लगता है, ईजी लगता है, तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगता है कि आपको कुछ इश्यू है तो कमेंट कीजिए, हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।